परमपिता परमात्मा के सभी अंशों को हृदय से मेरा सादर नमस्कार। प्रिय बंधुओं, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नाभि टलने से शरीर में कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं और नाभि टलने के प्रमुख कारण क्या है। उसके बाद हम वीडियो के आखिरी में बात करेंगे कि यदि नाभि टल गई है तो इसका उपचार कैसे करें और नाभि टलने के कारण जो शरीर में समस्या उत्पन्न हुए हैं उन समस्याओं को कैसे नष्ट करें, इसके बारे में हम वीडियो के आखिरी में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाभि टलने की वजह से शरीर में कौन कौन से समस्याएं, कौन कौन से रोग दोष उत्पन्न होते हैं। तो मेरे प्रिय बंधुओं, जब किसी व्यक्ति की नाभि टल जाती है ना, तो उसके शरीर में सबसे पहले जो बदलाव देखने को मिलते हैं वो ये हैं कि उसकी जठर अग्नि विकृत हो जाती है, उसको मंद अग्नि हो जाती है। मतलब जिस व्यक्ति की भी नाभि टलती है ना, उसको जो सबसे पहला रोग होता है ना वो है मंद अग्नि, यानी उसकी जो जठर अग्नि है, जो पाचक अग्नि है, वो बिगड़ जाती है। और जब जठर अग्नि बिगड़ जाती है ना, तो पेट से संबंधित अनेकों प्रकार के समस्याएं उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि खाने का ठीक से पाचन न होना, पेट में बहुत ज़्यादा वायु का निर्माण होना, मतलब बहुत ज़्यादा गैस बनना, पेट फूला फूला सा रहना, और जो है कि बहुत ज़्यादा कब्ज रहने लग जाना, या फिर संग्रहणी हो जाना, जिसको आज के भाषा में आईबीएस कहते हैं। और आईबीएस में भी जो है कि कई टाइप के आईबीएस होते हैं। आईबीएस सी भी होता है, आईबीएस डी भी होता है। आईबीएस सी मतलब इसको मतलब कह सकते हैं कि कब्ज वाला संग्रहणी रोग है ना, और आईबीएस डी मतलब दस्त वाला जो है कि संग्रहणी रोग है ना, जिसमें बार बार दस्त होते हैं। सी में क्या होता है कि कब्ज बना रहता है और अपचन बना रहता है, और डी में क्या होता है कि दस्त बना रहता है और अपचन बना रहता है, मतलब बार बार शौच जाना पड़ता है, खाने का पाचन नहीं होता और पेट से संबंधित अनेकों प्रकार के समस्याएं होते हैं। और कई जने को ना जो है कि मिक्स वाला भी संग्रहणी रोग हो जाता है, मिक्स वाला भी जो है कि आईबीएस हो जाता है। मतलब उनको कभी तो ऐसा होगा कि बार बार दस्त होगा और कभी ऐसा हो जाएगा कि भयंकर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। मतलब आईबीएस डी और आईबीएस सी दोनों जो है कि देखने को मिलते हैं किसी किसी व्यक्ति के शरीर में नाभि टलने के बाद। और नाभि टलने के बाद में जो है कि खाने का ठीक से पाचन नहीं होता है, और जब खाने का ठीक से पाचन नहीं होता है ना, तो खाया पिया जो है कि शरीर को नहीं लगता है, और जब खाया पिया शरीर को नहीं लगता है ना, तो शरीर में जो है कि अनेकों प्रकार के कमजोरी उत्पन्न हो जाते हैं। शरीर के सभी अंग जो है कि कमजोर पड़ने लग जाते हैं। सबसे पहले तो पेट कमजोर पड़ता है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद जो है कि फेफड़ा भी अपना दुर्बल पड़ जाता है, क्योंकि ये जो नाभि है ना, जो मैं नाभि कह रहा हूँ, ये दरअसल आयुर्वेद में इसको समान वायु कहा गया है। अगर मैं चाहूँ ना तो बिना नाभि का नाम लिए भी अपनी बात रख सकता हूँ, लेकिन मैं यदि समान वायु बोल के जो है कि बात रखूँगा ना, तो बहुत से भाई जो है कि कन्फ्यूज हो जाएंगे, उनको लगेगा कि नया चीज़ क्या आ गया, समान वायु है ना, क्योंकि बहुत से भाई बंधु जो है कि इसको नाभि के नाम से ही जानते हैं। तो इसीलिए मैं जो है कि नाभि के नाम से जो कि अपनी बात रख रहा हूँ। तो इसको जो है कि असमान वायु आयुर्वेद में कहा गया, जिसको हम लोग नाभि कह रहे हैं ना, इसको आयुर्वेद में समान वायु कहा गया है। देखिए, जो नाभि है ना, ये टलती नहीं है, नाभि अपने स्थान पर ही रहती है। जो इसमें का जो समान वायु होता है ना, ये टलता है, ये अपना स्थान छोड़ देता है, और इसी को नाभि टलना कहा जाता है। अच्छा, यही कारण है कि जो अपने एलोपैथी के चिकित्सक होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं ना, वो नाभि टलने को नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके सामने यदि आप जाकर कहेंगे कि सर हमारी नाभि टल गई है, तो बोलेंगे पागल हो गया है ये, है ना। क्योंकि नाभि यदि टल जाए तो व्यक्ति सहन नहीं कर पाएगा, भयंकर पीड़ाएं होंगी पेट में, और व्यक्ति का मृत्यु भी हो सकता है यदि नाभि अपने स्थान से हट जाए तो नाभि अपने स्थान से नहीं हटती है, नाभि अपने जगह पे ही रहती है। उसमें का जो वायु होता है ना, समान वायु होता है ना, वो अपना स्थान छोड़ देता है, वो विकृत हो जाता है, बिगड़ जाता है। और जब वो विकृत होता है ना, तो उसी को नाभि टलना कहते हैं, और उसी को जो है कि नाभि की विकृति कहते हैं, या फिर नेवल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो मेरे भाइयों, आप लोग कंफ्यूज ना होइए, नाभि अपने स्थान पर ही रहती है, उसमें का जो समान वायु होता है वो जो है कि विकृत होता है, और उसी को मैं नाभि से संबोधित कर रहा हूँ। उसी को आम लोग भी जो है कि नाभि बोलते हैं, और इसीलिए मैं भी जो है कि नाभि नाम से जो है कि संबोधित कर रहा हूँ, ताकि आप सभी कंफ्यूज ना हो, आप सभी जो है कि समझ पाए कि आपको क्या हुआ है। ठीक है, तो मेरे भाइयों, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि नाभि टलने से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, तो मैंने सबसे पहला रोग बता दिया कि जो है कि
अपना पेट बिगड़ता है, पेट से संबंधित अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। उसके बाद जो है कि इसका प्रभाव जो है कि अपने फेफड़े पर भी देखने को मिलता है, बहुत बुरा प्रभाव फेफड़े पर पड़ता है नाभि टलने से। होता ये है ना कि जो अपनी समान वायु है जब ये बिगड़ती है ना तो ऊपर की तरफ पूछ होती है, कई बार ये नीचे की तरफ भी पूछ होती है, कई बार दाएं बाएं भी भगती है ना, लेकिन जब ये ऊपर की तरफ पूछ होती है ना तो जो अपने छाती में जो उड़ान वायु है ना इसके ऊपर दबाव बढ़ जाता है। जो अपना समान वायु है ये उठ करके जो है कि छाती पर दबाव डाल देता है, तो अपने को श्वास लेने में भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अपना उड़ान वायु भी विकृत हो जाता है, उड़ान वायु पे बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है। और जब उड़ान वायु पर दबाव बढ़ता है ना तो अपने को श्वास लेने में दिक्कत होने लग जाती है, बहुत कष्ट के साथ जो है कि श्वास चलता है, या फिर उथला श्वास चलने लग जाता है। व्यक्ति आधा ही श्वास लेता है, आधा श्वास ले ही नहीं पाता, इस तरह जो है कि समस्या उत्पन्न होती है। और जब ऐसी समस्या उत्पन्न होती है ना तो जो है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर में, और जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है कि शरीर में अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाते हैं। फिर जो है कि उदान वायु जो है कि विकृत होकर के प्राणवायु को जो है कि विकृत करता है, दबाव डालता है, तो अपना जो है कि ऊर्ध्वा जत्रु क्षेत्र में भी अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि बोलने में हकलाहट होना, या फिर बाल बहुत तेजी से झड़ना, यादाश्त का क्षीण हो जाना, दिमाग कमजोर पड़ जाना, बाल बहुत तेजी से जो है कि नष्ट होने लग जाना, जो कि मैं बता ही दिया है ना, और नेत्र की ज्योति कम होने लग जाना, बोलने में हकलाहट होना, इस तरह के जो है कि ऊर्ध्वा जत्रु क्षेत्र मतलब गले से ऊपर के जो है अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं नाभि टलने के कारण। और नाभि टलने से ना अपने प्राइवेट पार्ट पर भी जो है कि बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जब नाभि टल जाती है ना तो प्राइवेट पार्ट जो है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है, शिथिल पड़ जाता है, और वहाँ पर रक्त का प्रवाह जो है कि बिगड़ जाता है, रक्त का प्रवाह वहाँ पे अच्छे से नहीं होता है, जिसके कारण ध्वजभंग रोग हो जाता है, जिसको जिसको आज के भाषा में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। मतलब प्राइवेट पार्ट बहुत शिथिल पड़ जाता है। इसको मैं ज़्यादा स्पष्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ी सी मतलब ध्यान रखना पड़ता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब कहे तो अश्लील टाइप की ना हो, है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा संयम रखता हूँ बात करने में, है ना। तो कहने का मतलब है कि प्राइवेट पार्ट बहुत ज़्यादा दुर्बल पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाता है, और प्राइवेट पार्ट से संबंधित अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लग जाते हैं, और अपना शुक्र भी कमजोर पड़ जाता है, जिसके कारण कई भाइयों को जो है कि धातु रोग हो जाता है, धातु स्राव की जो है कि समस्या उत्पन्न हो जाती है, कई भाइयों को जो है कि सपन दोष की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और कई भाइयों में जो है कि शुक्राणु की भी दिक्कत हो जाती है, यानी उनको बच्चा उत्पन्न करने में भी दिक्कत हो जाते हैं नाभि टलने के कारण। तो इस तरह जो है कि नाभि टलने से अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होते हैं। और हाँ, एक और बात मेरे भाइयों, नाभि टलने के कारण शरीर में किसी एक दोष का, दो दोष का, या फिर तीनों दोष का प्रकोप हो जाता है। मतलब किसी भाई का जो है कि वात बिगड़ गया, किसी भाई का वात और पित्त बिगड़ गया, और किसी किसी भाई का वात पित्त कफ तीनों दोष जो है कि एक साथ विकृत हो जाते हैं नाभि टलने के कारण, है ना। अच्छा, दोष के बिगड़ने से भी नाभि टलती है, ध्यान रहे, कंफ्यूज नहीं होना है। यदि कोई दोष विकृत हो जाए किसी अन्य कारण से तो भी नाभि विकृत हो जाती है, और किसी कारण से यदि नाभि बिगड़ जाती है ना तो भी जो है कि दोष विकृत हो जाते हैं। तो नाभि जो है कि टल जाने से भी दोष की जो है कि विकृति होती है, और दोष के बिगड़ने से भी जो है कि नाभि की विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें आप सभी को कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, मैंने स्पष्ट कर दिया कि यदि आपकी नाभि किसी कारण से टल जाए ना तो आपका जो दोष है ना, जो वात पित्त कफ है, इसमें से कोई एक दोष, दो दोष या फिर तीन दोष बिगड़ सकते हैं, और या फिर किसी कारण से आपके शरीर में दोष के प्रकोप हो जाते हैं ना तो आपकी नाभि जो है कि टल जाती है, बिगड़ जाती है। तो ये जो है कि मैंने कुछ रोग गिनाए हैं, जो कुछ ही मैंने गिनाए हैं। रोग तो अनेकों उत्पन्न होते हैं, पेट से संबंधित, फेफड़े से संबंधित, दिमाग से संबंधित, नेत्र से संबंधित, है ना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित अनेक प्रकार के जो है कि समस्या उत्पन्न होते हैं, अनेकों प्रकार की कमजोरी उत्पन्न होते हैं नाभि टलने के कारण। ये एक छोटी सी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या नहीं, बहुत छोटी सी समस्या है, लेकिन कई बार इसमें समझने में बहुत देर हो जाती है, व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि उसको हुआ क्या है, और जितना देर होते जाता है उतनी समस्याएं उत्पन्न होते जाते हैं शरीर में। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, ये मैंने कुछ समस्याएं, कुछ रोग बताए हैं जो नाभि टलने से उत्पन्न होते हैं, जो समान वायु के बिगड़ने से उत्पन्न होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके प्रमुख कारण क्या है, किन किन कारणों से जो है कि नाभि विकृत होती है। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, यदि हम कारण की बात करें ना तो इसमें बहुत सारे कारण हैं, अनेक कारण हैं नाभि बिगड़ने का, जिसमें से एक कारण है दूषित जो है कि भोजन का सेवन करना, या फिर दूषित पानी का सेवन करना। मतलब कोई किसी मतलब कहीं से ऐसा, मतलब कोई ऐसा आपने पानी पी लिया जिसमें किसी बैक्टीरिया का जो है कि प्रभाव था, है ना, और उस पानी को आप पिए और आपका पेट खराब हो गया, और पेट खराब होने के कारण आपकी नाभि बिगड़ गई, है ना, जो कि अक्सर ऐसा होता ही है और देखा भी जाता है ना।
तो आपने दूषित पानी का सेवन किया, उससे आपका पेट खराब हो गया, या फिर आप दूषित पानी का सेवन किया, आपको टाइफाइड हुआ और टाइफाइड के कारण फिर जो कि आपका जो कि नाभि बिगड़ गया है ना। तो दूषित पानी के सेवन से भी नाभि बिगड़ती है। यदि आपने कोई ऐसा दूषित खाना खाया जिसमें जैसे मैंने आपने कहीं बाहर गया होटल में और आपने खाना खा लिया, और वो जो है कि जो खाना था, जो भोजन था, उसमें कोई बैक्टीरिया थी, यानी साफ सफाई नहीं था, उसमें कोई बैक्टीरिया थी, वो सड़ा हुआ खाना था, वो आपके पेट में गया और पेट में जाकर के जो है कि बहुत ज़्यादा विकृति उत्पन्न किया, तो उस कारण से भी जो है कि नाभि विकृत हो जाती है। फिर बहुत ज़्यादा शुक्र जो है कि बर्बाद करने से भी नाभि बिगड़ती है। जो लोग बहुत ज़्यादा अपने शुक्र को बर्बाद करते हैं, अपने शुक्र का नाश करते हैं ना, उनकी भी जो है कि नाभि विकृत हो जाती है, बहुत ज़्यादा शुक्र नाश करने के कारण। बहुत ज़्यादा शुक्र नाश करने के कारण जो कि नाभि बिगड़ती है, इस पर मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूँ कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शुक्र नाश करता है ना, तो सर्वप्रथम उसका अपान वायु बिगड़ता है ना, नीचे से विकृति आती है, उसके बाद समान वायु बिगड़ता है, उसके बाद जो है कि उदान वायु बिगड़ता है, फिर प्राण वायु बिगड़ता है, उसके बाद बयान वायु बिगड़ जाता है। संपूर्ण श्रेणी में जो बयान वायु गति करती है ना, वो भी बिगड़ जाती है। तो इस तरह से मैं पहले भी अपने कई वीडियो में बात कर चुका हूँ। तो जो है कि एक कारण ये भी है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शुक्र क्षति करता है ना, तो उस वजह से भी उस व्यक्ति की नाभि बिगड़ जाती है। यदि कोई व्यक्ति बहुत चिंता करता है या फिर रात्रि में जागता है ना, तो इस जो है कि कारण से भी नाभि विकृत हो जाती है। यदि किसी भी कारण से शरीर में किसी दोष का प्रकोप हो जाता है, वात का, पित्त का या कफ का जो प्रकोप हो जाता है ना, तो इस जो है कि कारण से भी जो है कि नाभि विकृत हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति अपने क्षमता से अधिक परिश्रम या फिर व्यायाम करता है ना, मतलब देखिए आप कई जन सुने भी होंगे कि कोई व्यक्ति था जो जिम कर रहा था और जो है कि उनकी नाभि बिगड़ गई जिम करने के कारण, है ना। तो ये यहाँ पे यही कारण है कि वो व्यक्ति क्षमता से अधिक जो है कि व्यायाम कर लिया, है ना। तो क्षमता से अधिक व्यायाम करने से, क्षमता से अधिक परिश्रम करने से जो है कि नाभि बिगड़ जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, और इस तरह से बहुत भाई लोग परेशान जो है कि होते हैं। हमारे पास बहुत भाइयों का जो कॉल आता है कि भैया हम पहले बहुत अच्छा जिम करते थे और हम बहुत अच्छा बॉडी बना रखे थे, लेकिन एक बार हम जो है कि बहुत ज़्यादा वेट उठा लिए और अब जो है कि हमारी नाभि बिगड़ गई और हमारा शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गया। अब जो है कि इतना ख़राब स्थिति हो गया है कि हम मतलब अपना जीवन जीने के लिए भी हम लाचार हो चुके हैं। जिम तो हमसे छूट ही गया, अब हम अपना जीवन भी नहीं जी पा रहे हैं और बहुत कष्ट हो रहा है। तो बहुत अधिक जो है कि व्यायाम करने से या फिर जिम करने से या फिर परिश्रम करने से भी नाभि टल जाती है। जो लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा ही चिंता करते हैं ना, उनकी भी जो है कि नाभि टल जाती है चिंता करने के कारण। तो ये जो है कि कुछ प्रमुख कारण हैं जिन कारणों से जो है कि नाभि टल जाती है। तो अब बात करते हैं कि इसका उपचार कैसे करें, है ना। और हाँ, एक और बात बंधुओं, गलत चिकित्सा के कारण भी जो है कि नाभि टलती है। यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया और उसको कुछ गलत चिकित्सा दे दिए गए ना, जिसके कारण उसकी समस्या और बढ़ गई ना, तो इस कारण से भी जो है कि उनकी नाभि टल जाती है, और नाभि टलने के बाद फिर शरीर में जो है कि दोष के प्रकोप हो जाते हैं और फिर अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होते हैं। तो गलत चिकित्सा से भी जो है कि नाभि बिगड़ती है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो ये तो हो गए कारण कि नाभि किन किन कारणों से बिगड़ती हैं। ये कुछ ही कारण की मैं बात किया हूँ, कुछ प्रमुख कारण है ना, अनेकों कारण है उसे नाभि बिगड़ने का, है ना। ये मैंने कुछ प्रमुख कारण जो है कि आपको गिनाए हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ प्रमुख कारण है। अब बात करते हैं कि इसकी चिकित्सा कैसे करें। यदि नाभि टल गई है और नाभि टलने के कारण शरीर में अनेकों प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गए हैं, शरीर में असंख्य प्रकार के कमजोरियां, असंख्य प्रकार की जो है कि विकृतियां उत्पन्न हो गए हैं या फिर दोष उत्पन्न हो गए हैं, तो इसका चिकित्सा कैसे करें, इसका समाधान कैसे करें। तो देखिए मेरे भाइयों, यदि आपकी नाभि टल गई है और नाभि टलने के कारण आपके शरीर में असंख्य प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गए ना, तो सर्वप्रथम तो आप कारण को पहचानें कि किस कारण से आपकी नाभि टली है, किस कारण से आपको ये समस्याएं उत्पन्न हुए हैं। यदि गंदा पानी पीने से आपकी नाभि बिगड़ी है, तो आप इस तरह गलती दोहराना बंद करें। आप आगे से जो है कि सावधानी रखें और जो है कि स्वच्छ पानी पीने का जो है कि प्रयास करें, ठीक है। यदि दूषित खाना से आपकी नाभि बिगड़ी है, तो भाई आप बाहर का खान पान बंद करो, बिल्कुल भी इस तरह गलती ना करो। यदि अधिक शुक्र क्षति करने के कारण आपकी नाभि बिगड़ी है, तो ये शुक्र की बर्बादी करना बंद करो। यदि अधिक परिश्रम से आपकी नाभि टली है, अधिक व्यायाम करने से आपकी नाभि टली है, तो ये सब जो है कि आप गलतियां बंद करो। तो मतलब आप देख लीजिए कि जो भी आपके जीवन में कारण है ना, जिस कारण से आपकी नाभि टली है ना, उस कारण को जो है कि आप बंद कीजिए। और ये खोजना आपका काम है, ये आप ही खोज सकते हो। यदि कोई वैद्य लगे खोजने ना, तो पता नहीं कब तक खोज पाएंगे, नहीं खोज पाएंगे ना। तो ये शरीर आपके पास है और आपने अपने जीवन को जिया है और आपसे त्रुटियां हुई, आपसे गलतियां बनी है, तो आप
आप पकड़ सकते हो कि हाँ मैंने ये गलती किया था तब से ये हमारी समस्या शुरू हुई, मैं ऐसा जो है कि गलती किया तब से ये हमारी समस्या जो है कि शुरू हो गई है ना। तो आप उसको देख करके जो है कि अपने गलती को पहचान सकते हैं और वहाँ से उस गलती को सुधार सकते हैं। और केवल वही गलती नहीं, जिन जिन गलतियों से जीवन में समस्याएं आ सकते हैं उन सभी गलतियों का त्याग कीजिए। यदि आप दारू का सेवन करते हैं तो दारू का जो है कि सेवन त्याग कर दीजिए, दारू का सेवन करना बंद कर दीजिए। यदि आपको ऐसी मतलब आदत है कि आप शुक्र क्षति करते हैं तो ये भी गलत आप ये भी जो है कि गलती आप छोड़ दीजिए। यदि आप रात्रि में जागने की आपको आदत है तो वो भी गलती आप बंद कीजिए। यदि आप बहुत चिंता करते हैं तो ये भी गलती आप बंद कीजिए, है ना। मतलब जो भी गलत है, जो आपके स्वास्थ्य की क्षति पहुंचा सकता है, उन गलतियों को बंद कीजिए और विशेष करके उस गलती को खोजिए जिस गलती से आपकी ये दुर्दशा हुई है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप देखिए कि आपको किस प्रकार से जो है कि कहाँ से जो है कि समस्या उत्पन्न हुए हैं, किस गलती के कारण आपकी समस्या उत्पन्न हुए हैं, कौन सी गलती आपसे हुई थी जब से ये समस्या शुरू हुई है ना। तो उस गलती को जो है कि देख करके उसका जो है कि आप त्याग करिए, आपको बहुत अच्छा जो है कि लाभ देखने को मिलेगा। मतलब आपकी आधी चिकित्सा तो यही हो जाती है, यदि आप गलती को त्याग कर देते हैं ना तो आपकी आधी चिकित्सा तो यहीं पर जो है कि पूर्ण हो जाती है। और आगे की चिकित्सा की बात करें ना तो इसमें किसी वैद्य से मिल करके ना दोषों को भी जो है कि बैलेंस करना जरूरी है। यदि आपके शरीर में वात पित्त कफ तीनों दोष बिगड़ गए हैं या फिर कोई एक दोष बिगड़ा है या फिर दो दोष बिगड़े हैं ना, तो उन दोषों को भी मैनेज करना जरूरी है। यदि वो दोस्त मैनेज नहीं होंगे ना तो भी आपको जो है कि बेहतर लाभ देखने को नहीं मिलेगा, या फिर आपकी नाभि जो है कि बैलेंस में नहीं आएगी, संतुलन में नहीं आएगी, सेंटर में नहीं आएगी। तो यदि आपकी जो है कि आपके शरीर में दोष बिगड़े हुए हैं ना तो उनको भी जो है कि बैलेंस करना जरूरी है, और ये कोई वैद्य ही आपको अच्छे से जो है कि कर पाएंगे। यदि आपको आयुर्वेद की समझ है, आप यदि वात पित्त कफ को समझ पाते हैं तो आप स्वयं भी जो है कि इनको मैनेज कर सकते हैं। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको किसी वैद्य से जो है कि हेल्प लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं योग की, है ना। तो इसमें योग से भी जो है कि बहुत अच्छा लाभ लिया जा सकता है। यदि आप योग का अभ्यास करें ना तो योग से भी जो है कि बहुत अच्छा जो है कि इसमें जो है कि मतलब सुधार किया जा सकता है। तो आप जो है ना इसमें पवन मुक्तासन, शलभासन और मंडूक आसन का अभ्यास कर सकते हैं। यदि आपकी नाभि टल गई है और नाभि टलने के कारण आपके शरीर में असंख्य प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गए हैं, आपको संग्रहणी हो गई है, आपको कब्ज हो गया है, आपको दस्त हो गया है, आपका प्राइवेट पार्ट कमजोर हो गया है, या फिर आपका दिमाग कमजोर हो गया है, या फिर आपके पेट में नल्ले पड़ गए हैं। एक नल्ले भी समस्या होती है मेरे भाइयों, नाभि टलना तो है ही है, नाभि टलने के बाद पेट में बाद में नल्ले पड़ जाते हैं, पेट पूरा अकड़ जाता है, पेट में वात दोष का प्रकोप हो जाता है। तो यदि आपके पेट में बहुत ज़्यादा वात दोष का प्रकोप हो गया, आपका पेट पूरी तरह से अकड़ गया है, चपक गया है, आपकी आमाशय छोटा हो गया है, आपका लीवर छोटा हो गया, मतलब सब चिपके पड़े हैं, तो आप जो है कि इसमें मंडूक आसन का जो है कि अभ्यास कर सकते हैं। तो आप जो है कि पवन मुक्तासन, शलभ आसन और मंडूक आसन का भी हेल्प ले सकते हैं अपनी नाभि वाले समस्या में, और इन आसनों का अभ्यास से आप बहुत जो है कि अच्छा, बहुत बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब औषधीय चिकित्सा की बात करें ना इसमें, तो आप ना मतलब दही ले लीजिए, कटोरे में दही ले लीजिए, जो भी हो 100 ग्राम 150 ग्राम या 200 ग्राम, जितना आपको रुचता है पचता है ना उतना जो है कि आप दही ले लीजिए। मतलब समझ लीजिए 150 200 या 250 ग्राम दही ले लीजिए। उसमें ना 5 से 10 ग्राम सौंफ का चूर्ण डाल दीजिए, है ना। आप सौंफ ले लीजिए, कच्चा सौंफ, है ना, और उसको आप चूर्ण बना लीजिए, चाहे कूट करके बना लीजिए, चाहे मिक्सी में पीस करके बना लीजिए, है ना, दरदरा चूर्ण बना लीजिए, चाहे बारीक बारीक चूर्ण बना लीजिए। और उस चूर्ण को ना जो है कि आप दही के अंदर डाल करके अच्छे से मिला लीजिए, और मिला करके आप जो है कि दिन में 1 से 2 बार इसका सेवन कीजिए। तो इससे भी जो है कि आपके नाभि पर जो है कि बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, यदि आपकी नाभि टल गई है और नाभि टलने के कारण आपके शरीर में असंख्य प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गए हैं ना, तो आप इन चिकित्साओं को अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, और इन चिकित्साओं का जो है कि अप्लाई करके आप जो है कि बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ मेरे भाइयों, यदि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप एकदम अंधकार में चले गए हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आपको हुआ क्या है और करना क्या चाहिए, तो आप अपने आसपास के वैद्य से हेल्प जरूर लें। आप उनसे यदि हेल्प लेते हैं ना तो आपको अच्छे से गाइड करेंगे, और बार बार आप उनके संपर्क में जाइए। ये नहीं कि एक बार आप गए और कुछ बेहतर लाभ नहीं मिला तो आप वहाँ से भाग चले, ऐसा गलती आप मत कीजिए। बार बार उनके संपर्क में जाएंगे ना तो आपको पढ़ पाएंगे, आपको समझ पाएंगे कि आपको हुआ क्या है वास्तव में ना। कोई व्यक्ति एक बार में नहीं पकड़ पाता किसी को, मैं खुद नहीं किसी को एक बार में पकड़ पाता हूँ, तभी तो भाई लोग हमारे यहाँ रह के हेल्प लेते हैं। भाई लोग जब हमारे यहाँ 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन रुकते हैं ना, तो मैं अच्छे से उनको पढ़ पाता हूँ, समझ पाता हूँ और उनको हेल्प कर पाता हूँ।
तो मेरे भाइयों मेरे बंधुओं, किसी भी वैद्य के पास आप जाएं तो उनको थोड़ा समय दीजिए। आप एक दिन जाएंगे और वो आपको कुछ एक सप्ताह के 10 दिन की दवाइयाँ देंगे और उससे यदि लाभ नहीं मिला तो आप उनसे भाग जाते हैं, उनसे आप जो है कि दूरी बना लेते हो। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना मेरे भाई। आप बार बार उस वैद्य जी के संपर्क में जाते रहिए, वो आपको पढ़ेंगे, समझेंगे और आपको अच्छे से हेल्प कर पाएंगे, आपको अच्छे से मदद कर पाएंगे। क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ ना मेरे भाइयों की बहुत जटिल समस्या होती है, इसमें बहुत घूमे उलझे रहते हैं। मतलब इसमें खोजना पड़ता है कि कौन सी दवाइयाँ व्यक्ति के ऊपर चयन हो रही हैं, कौन सी दवाइयाँ इस व्यक्ति पर काम कर रही हैं, कौन सी दवाइयाँ नुकसान कर रही हैं। मतलब एक ही दवाई किसी व्यक्ति पर काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है, और किसी व्यक्ति पर बहुत बुरा प्रभाव डाल देती है। दवाई में गलती नहीं होती, गलती दरअसल चयन करने में हो जाती है, यानी फिट नहीं बैठता है ना। तो वहाँ पर जो है कि दवाई नुकसान भी कर जाता है ना। कई बार शरीर के बल को भी ध्यान में रखना पड़ता है। शरीर बहुत कमजोर हो चुका है तो थोड़ा सा भी यदि बलवान औषधि दे दी जाए ना तो व्यक्ति का जो है कि शरीर उस दवाई का विरोध कर देता है और बहुत ज़्यादा जो है कि शरीर में कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों मेरे बंधु, इसको समझने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होता है। तो आप किसी वैद्य के पास जाएँ तो आप थोड़ा समय दें और वो वैद्य जी आपको पूरा हेल्प करेंगे और धीरे धीरे आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों मेरे बंधुओं, आप सभी परेशान ना हों। यदि आपकी नाभि टल गई है और नाभि टलने के कारण आपके शरीर में असंख्य प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गए हैं, मैंने जिन रोगों के बारे में बात की, देखिए मैंने कुछ रोग के ही बारे में बताए हैं आपको। इसके तो अनेकों रोग उत्पन्न होते हैं, लेकिन हमने कुछ ही रोगों के बारे में आपको बताए हैं। तो यदि आपके शरीर में इस तरह की समस्या उत्पन्न हो गए तो आप जो है कि जो मैं उपचार बताया हूँ उन उपचारों को अपने जीवन में लागू कीजिए, आपको बहुत बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। और यदि किसी कारण से बेहतर लाभ देखने को नहीं मिलता, थोड़ा बहुत ही लाभ देखने को मिलता है, तो आप अपने आसपास के वैद्य से संपर्क करके उनसे जो है कि आप चिकित्सा ले सकते हैं। तो मेरे भाइयों मेरे बंधुओं, आज की वीडियो बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप सभी इस वीडियो को अपने जीवन में धारण करेंगे और इस वीडियो को अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन में अप्लाई करके आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो मेरे भाइयों मेरे बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।